अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं हम लोग। हमने चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने न्यूक्लियस का लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्सा हम इसका पढ़ चुके हैं, दूसरा हिस्सा आज हमने इसका पढ़ना है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का दूसरे हिस्से के अंदर आज हमने जो हेडिंग है वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिस तरह देखा कि बाकी मुख्तलिफ़ फंक्शन जो हैं वो ऑर्गेनेल परफॉर्म करते हैं, तो न्यूक्लियोलस जो है इसका काम यह है कि ये राइबोसोम को असम्बल करता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्योंकि राइबोसोम बनते तो न्यूक्लियस में हैं और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो फार्मेशन हो रही है न्यूक्लियोलस की वो राइबोसोम्स की वो न्यूक्लियोलस में हो रही है, और जो न्यूक्लियोलस है वो मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये देखें कि न्यूक्लियोलस है क्या, तो ये एक ऐसा इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद ए न्यूक्लियस। स्टेन कहते हैं रंगदार। जब हम इसको कोई स्टेन करते हैं, इसको कोई किसी रंग इसमें डालते हैं, तो ये गहरा रंग का जो है वो सेंटर में स्टेन हो जाता है और इट इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री। ये याद रखें कि जितना हमने ऑर्गेनेली पढ़े हैं उनमें कोई डबल बाउंडेड था, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, लेकिन इसके अंदर कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है। ये इसको आप MCQs के लिए भी अंडरलाइन कर लो। नंबर कितना है इनके? देयर मे बी वन आर मोर न्यूक्लियोलाई इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इनकी तादाद एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक से ज़्यादा की अब डिटेल में हम नहीं जाते, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसके साथ है कि अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। ये सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है RNA की। जो RNA बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वो इसको स्टोर भी करता है, वो इसको प्रोसेस भी करता है और वो इसको स्टोर कर साथ साथ इसको बनाने में भी इसकी मदद करता है, बनाने में भी हेल्प करता है इसकी। अब अगर हम इसके अंदर स्ट्रक्चर को देखें तो ये आप हेडिंग स्ट्रक्चर का दे लें, मैंने यहाँ रीजन्स दिया हुआ है, बेशक आप रीजन्स का हेडिंग दे लें या स्ट्रक्चर दे लें, दोनों ठीक हैं। देयर आर 2 रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियोलस को आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप लोगों को इसके 2 हिस्से या 2 नज़र आएंगे, 2 रीजन्स नज़र आएंगे। कौन कौन से रीजन हैं जी? पहला जो इसका रीजन है वो आप देखेंगे तो वो है पेरिफेरल रीजन्स। पेरिफेरल रीजन्स कहते हैं सराउंडिंग को। एक तो सेंटर हो गया, जो सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद होता है वो पेरिफेरल कहलाता है, सराउंडिंग को पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया, अब वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है? वहाँ ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं। ग्रेन्यूलर एरिया इस वजह से कहते हैं कि उसमें ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं। और ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के होते हैं? कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। प्रीकर्सर कहते हैं जिनसे आगे कोई और चीज़ बनाई जा सके, यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं। प्रीकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल है ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, के इसके अंदर वो प्रीकर्सर होते हैं जिनसे आगे राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं। भाई राइबोसोमल सब यूनिट क्या हैं? भाई जो राइबोसोम होता है, अगर हम उसको देखें तो वो या तो 70S होता है या फिर वो 80S होता है। तो अगर हम देखें कि ये 70S है तो वो तो मौजूद होगा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S होता है। अच्छा, अब तो ये 80S को फिर आगे देखें तो इसके 2 टुकड़े होते हैं। एक जो है वो 40S होता है और एक जो है वो 60S होता है। तो 40S और 60S 2 टुकड़े हैं जो दोनों मिल के आगे फिर ये 80S बना देते हैं। अगर हम देखें कि ये मैं पहले पढ़ चुके होंगे पिछले टॉपिक्स के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर जब ये 2 टुकड़े हैं तो जो राइबोसोम्स के 40S हैं और इसके अंदर 60S हैं, ये फर्दर आगे प्रोटीन्स और छोटे छोटे RNA के टुकड़े होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो वो रॉ मटेरियल है इसका राइबोसोमल सब यूनिट का, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े RNA के होते हैं और उसके साथ ही कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बनी होती हैं। तो ये सारे मिल के फिर आगे सब यूनिट बना देते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो इसका है सेंट्रल फिब्रिल एरिया। तो ये सेंट्रल फिब्रिल एरिया इट कंसिस्ट ऑफ
लार्ज मालिकुलर वेट आर डीएनए, ये आर इसमें छोटा है, डीएनए लिखा हुआ है कि ये आर डीएनए इसमें मौजूद होता है। तो ये आर डीएनए क्या होता है? आर डीएनए ये वो डीएनए है जो आरएनए बनाता है। जो आरएनए बनाने वाला डीएनए है उसको आरडीएनए कहते हैं, क्योंकि जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो तो हमेशा डीएनए से ही होती है। इसके जीन मौजूद होते हैं, डीएनए के ऊपर जो है वो जीन होते हैं, और वो जीन जो है वो इसको राइबोसोम को बनाने, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे यही बनाते हैं। तो ये इसका हिस्सा जो है वो मौजूद होता है फिब्रल के अंदर आरडीएनए, और जो बाकी कुछ छोटे छोटे आरएनए होते हैं वो भी इसी हिस्से के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको भी मैंने कहा था कि उसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, राइबोसोमल यूनिट, आरएनए के यूनिट, और फिर इसमें प्रोटीन होती हैं। तो ये इस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप नीचे डायग्राम्स की तरफ आएँ तो डायग्राम में राइट साइड पे आप देखें, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फिब्रल जो है वो सेंटर मौजूद है, और ये बीच में आप लोगों को एक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, या ये वो जीन है जो आगे बनाते हैं, आरएनए बनाना होता है इन्होंने, डीएनए के टुकड़े हैं। फिर साथ में फिब्रल जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, वो मैं भी कहा था भाई ये 5S होते हैं, 5.8S होते हैं, 18S होते हैं, 28S होते हैं। ये इसके साथ ही इनके साइज़ के साथ मुख्तलिफ होते हैं। तो ये आगे छोटे छोटे जो यूनिट हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फिब्रल कंपोनेंट्स, ये राइबोसोमल आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो यहाँ पर शो किए गए हैं। साथ में आप लोगों को इसके अंदर कैल्शियम आयन नज़र आ रहा है। कैल्शियम आयन का काम यह है कि इस पूरे हिस्से को कम्पैक्ट रखता है, पूरे हिस्से को जो है ये जोड़े रखता है, जिसमें हम फिब्रल पार्ट भी देखते हैं इसका और पेरिफेरल हिस्सा भी देखते हैं। तो कहा कि इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? ये कैल्शियम के जो बहुत सारे आयन्स हैं इनको आपस में जोड़े रखते हैं, इनको एक दूसरे के साथ। अब एंड वाला हिस्सा जो है ये है पेरिफेरल रीजन दिया हुआ है। पेरिफेरल रीजन्स के अंदर मौजूद है यहाँ पे जो है वो जो छोटे छोटे इसके अंदर सब यूनिट हमने कहा था वो मौजूद हैं। सब यूनिट 40S हैं और 60S हैं। तो ये जो पेरिफेरल एरिया है यहाँ पे ये मेच्योर होके कंप्लीट हो जाते हैं। अब मेच्योर होने के बाद एंड में ये न्यूक्लियर एनवेलप शो किया गया है। तो वहाँ से इन न्यूक्लियर एनवेलप्स के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वहाँ से ये चले आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पहले आएगा 40S, बाद में आएगा 60S। जब ये दोनों आपस में साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये फंक्शनिंग हो जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। इसी की लेफ़्ट साइड पे अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज़र क्रोमोसोम दिखाया हुआ है। ऑर्गेनाइज़र क्रोमोसोम या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस बनाने वाला जो क्रोमोसोम है उसको कहते हैं। उसके ऊपर न्यूक्लियर जो है वो ऑर्गेनाइज़र एक पॉइंट बना हुआ है छोटा सा, इसको वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रोटीन, ये जो आरएनए है इसके बनाने के इसके ऊपर जो है वो जीन मौजूद होते हैं। और यहाँ पर स्टेलाइट डीएनए शो किया गया है। ये स्टेलाइट डीएनए भी यही डीएनए है जो राइबोसोम बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये इधर कॉइल हो जाता है, फिर यहाँ से ये हट जाता है, फिर इसके साथ जब ये तकसीम होता है तो ये अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से ये चूँकि एंड में मौजूद होता है, ये अटैच भी होता है और इसको छोड़ भी देता है। ये बहरहाल प्रोटीन बनाने के लिए, राइबोसोम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा था न्यूक्लियोलस के लिए उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ। जो क्रोमोसोम्स हैं इसका न्यूक्लियस का ये चौथा हिस्सा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका। अगर आप क्रोमोसोम्स को देखें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने सामने राइट साइड पे बनाया हुआ है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको दो हिस्से तो बड़े वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। एक तो इसके अंदर सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर, और दूसरा हिस्सा जो है वो इसके जो है वो आर्म्स कहलाते हैं या इसके बाजू कहलाते हैं, जो कि ऊपर ये एक एक भी होते हैं और ये दो दो भी होते हैं। अब ये जब दो दो होंगे तो उस वक्त होंगे जब ये तकसीम होने के मराहल में होता है, और एक एक उस वक्त होते हैं जब ये तकसीम होता है और उस वक्त न्यूली जो क्रोमोसोम बनता है उसमें एक आर्म होता है।
अब ये जो दो आम एक जैसे नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड्स जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे की, यानी कि जो ये राइट वाला क्रोमाटिड है वो लेफ़्ट वाले क्रोमाटिड, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, एक जैसे होंगे, क्योंकि जब ये तकसीम होते हैं तो इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है और फिर ये आगे टूट के एक साइड पे चला जाता है, दूसरा दूसरे साइड पे चला जाता है। इसे हम कहते हैं सिस्टर, दोनों क्योंकि एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, एक ही क्रोमोसोम्स के होते हैं, एक ही सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से हम इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो सेंटर में जो सेंट्रोमेयर नज़र आ रही है इसकी, ये है वो जगह जहाँ पे इसके साथ जब ये तकसीम होना होता है तो स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन होती है, और स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन में इसी जगह पे सेंट्रोमेयर के साथ एक ख़ास किस्म की प्रोटीन लिखी हुई है कैनिटोकोर। तो कैनिटोकोर जो हैं ये इसके एक साथ में हुक मौजूद होते हैं, और उन्हीं हुक के साथ और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच करते हैं, और फिर ये तकसीम हो गए दो क्रोमोसोम्स को अलग-अलग हिस्सों के अंदर इनको डिवाइड कर देते हैं। ये ख़ास तौर पर जो क्रोमेटिड की फार्मेशन हो रही होती है ये मियासिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब क्रोमोसोम, व्हाट इज़ क्रोमोसोम? तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस को अगर हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई के साथ तो उसके अंदर हमें क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आता है, सेंटर में क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आता है, बेसिक डाई, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन जो है इसकी वो एसिडिक होती है, इस वजह से इसको बेसिक डाई कहते हैं रंग को, बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है क्रोमोसोम्स को, ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें और ये हमें वाज़े इसका स्ट्रक्चर जो वो नज़र आ सके। क्रोमेटिन मटेरियल, यहाँ दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक क्रोमेटिन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक क्रोमोसोम इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्रोमेटिन मटेरियल वो मटेरियल है तो वो भी डीएनए, लेकिन जब ये सेल तकसीम नहीं हो रहा होता उस वक्त ये ओपन फॉर्म में पड़े होते हैं, ये धागों की शक्ल में होते हैं, बारीक धागों की शक्ल में होते हैं, और ये बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि डीएनए जो उनका ओपन होता है और वहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, यानी कि आरएनए बन रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए बन रहे होते हैं, और वहाँ पर फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो इस वजह से ये ओपन होते हैं और ये उस वक्त धागों की शक्ल में, बारीक धागों की शक्ल में, लंबे जो है इसके अंदर जाल नेटवर्क सा बना होता है, उसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। होता वो भी जो है वो डीएनए के ही हिस्से होते हैं, लेकिन जब तक सेल तकसीम होता है तो उस वक्त ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये दोबारा अपने ऊपर जो है वो कॉयल होता है, फिर रिकॉयल होता है, और ये दोबारा अपने ऊपर लिपटते जाते हैं और उसी स्ट्रक्चर को जो है वो एक ख़ास तरतीब बना लेते हैं, जो अब आप लोगों को नज़र आ रही है क्रोमोसोम्स की शक्ल में और क्रोमेटिड्स की शक्ल में। तब ये नज़र आएगा तब हम इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका स्ट्रक्चर आप लोग इस वक्त नज़र आ रहा है आप लोगों को। कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बता चुका हूँ इसके अंदर कि जो इसके दो हिस्से हैं, एक सेंट्रोमेयर है और एक उसके आर्म्स हैं मौजूद होते हैं। सेंट्रोमेयर इज़ द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम्स विच अटैच विद स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर उस वक्त बनते हैं जब माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, और स्पिंडल फाइबर जो हैं ये अटैच करते हैं ताकि क्रोमोसोम्स को एक ख़ास तरतीब में दे के फिर इनको अपने अलग-अलग दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। आर्म्स क्रोमेटिड्स या आर्म्स या इसके क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स एट द बिगनिंग सेल डिवीजन ऑफ, जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये दो क्रोमेटिड जो हैं इसमें डेवलप होते हैं, विच हेल्ड बाय सेंट्रोमेयर, बहरहाल जो सेंट्रोमेयर से आपस में जुड़े रहते हैं। केमिकल कंपोजिशन, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जी व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो आप फिर इसको बताएं कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए बोल रहा हूँ, ये है क्या डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन, और दूसरा इसके अंदर जो प्रोटीन है वो इससे बने होते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि जो डीएनए है जितना भी फार्मेशन होती है, ऑल फार्मेशन इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन की शक्ल में मौजूद होती है। तो ये जीन क्या है? तो डीएनए और जीन में फ़र्क क्या है? भाई डीएनए तो पूरा टुकड़ा हो गया,
पूरा टुकड़ा हो गया क्रोमोसोम्स का। अगर इसको क्रोमोसोम्स को ओपन करेंगे तो एक लंबा सा धागा बनेगा जिसको हम डीएनए कहते हैं। और फिर जो डीएनए है उसके छोटे छोटे टुकड़े, एक ख़ास किस्म का टुकड़ा जो है, कोई 100 कोई 200 न्यूक्लियोटाइड का एक ख़ास सीक्वेंस जो एक ख़ास किस्म का मैसेंजर आरएनए बनाता है और वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना देता है। तो वो जो ख़ास टुकड़ा है डीएनए का उसको हम कहते हैं जीन। जो ख़ास किस्म की प्रोटीन जो बनाता है वो छोटा सा यूनिट होता है। तो जो हेरिडिटरी है, अगर हम देखें तो जो जीन है ये हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है, जो है वो क्रोमोसोम या जो भी हमारे पास इसको स्ट्रक्चर कहें। तो हेरिडिटरी यूनिट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो है वो हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। या अगर इसको डिफ़ाइन करना पड़े तो आप ऐसे डिफ़ाइन करेंगे। अब जीन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन ही जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारी करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन की शक्ल में होते हैं। और फिर ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जीन जो चेंज होते हैं वो भी जीन ही होते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस होता है उसके अंदर ये जीन, एक छोटा सा टुकड़ा, जो पूरा क्रोमोसोम नहीं चेंज होता, छोटा सा टुकड़ा जो वो चेंज हो जाता है, जिसे हम बाद में जो है वो कहते हैं कि ये वेरिएशन हो गई है उसके अंदर। तो ये बैरल क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से इसमें तब्दीली आती है, जो चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं मटेरियल, वो सिर्फ जीन ही होते हैं। इनकी तादाद, नंबर्स बड़े अहम हैं। इनके क्रोमोसोम्स के नंबर्स बड़े अहम हैं। नंबर रिमेंस कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। अगर ये चेंज हो जाएं तो पूरी स्पीशीज़ चेंज हो जाए। हर स्पीशीज़ के अंदर ये सेम होते हैं। और इनमें ख़ास तौर पर अगर देखें ये फ़िक्स होते हैं। और इनकी तादाद हमारे अंदर मैन के अंदर अगर देखें तो ये 46 हैं, फ्रॉग के अंदर ये 26 होते हैं, चिंपैंजी के अंदर ये 48 होते हैं, फ्रूट फ्लाई दूसरा नाम इसका ड्रोसोफिला है, उसमें 8 होते हैं। ओनियन वाकिफ़ हैं आप लोग, गंडे से खाते हैं आप लोग, ये इसमें 16 होते हैं। पी मटर से वाकिफ़ हैं, इसके अंदर 14 होते हैं। पोटैटो डेली आप चिप्स खाते हैं इसकी, इसमें 48 होते हैं। तो अगर आप इनको देखें तो ये जो क्रोमोसोम है हर स्पीशीज़ के अंदर ये फ़िक्स हैं। लेकिन इसको जब हम देखते हैं तो ये अगर 46 है, 46 का मतलब है कि ये 2 सेट होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फ्रॉग के अंदर भी जो है वो 26 हैं, फ्रॉग के अंदर 13 के 2 सेट होते हैं, और हमारे अंदर 46 जो हैं उसमें से 23 के 2 पेयर तो नहीं कहेंगे, 2 सेट कहते हैं। तो एक सेट को हम वो n से शो करते हैं। जो हमारे आम बॉडी सेल्स होते हैं, जो ख़ासतौर पर जो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है। इस वजह से डबल का मतलब 46, ये 46 जो है ये डबल ही है, क्योंकि इसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, 23 और 23 के, इस वजह से 46 हैं। तो हम इसको 2n कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं या जो स्पोर होते हैं उनके अंदर इनकी तादाद आधी रह जाती है, यानी कि इनमें एक सेट रह जाता है। इस वजह से जब किसी के अंदर एक सेट क्रोमोसोम्स का एक सेट मौजूद हो तो उसको हम या तो कहेंगे जो है वो 1n, या हम कहते हैं कि ये हिप्लॉयड होते हैं। और ये स्पर्म, एग और स्पोर के अंदर जो हमेशा जो है वो 1n ही मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ अगर देखें तो ह्यूमन के अंदर, स्पर्म के अंदर 23 और एग के अंदर भी 23 होते हैं, और ड्रोसोफिला के अंदर भी स्पर्म के अंदर और एग के अंदर जो है ये 4 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम्स हमेशा फ़िक्स रहते हैं। अब हम दोबारा इसको, मैं ये जो आप लोगों का न्यूक्लियोलस है, मतलब न्यूक्लियस के जो बाकी हिस्से हैं, दोबारा इसको रिवाइज़ करता हूँ, आप दोबारा इसको देख लें, चेक कर लें। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स जो है असम्बल करने में इस्तेमाल होता है और उसको एक्सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा, ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नंबर इसके वेरी करते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फंक्शन इसका ये है कि ये आरएनए और की सिंथेसिस करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 2 हिस्से होते हैं, 2 रीजन्स होते हैं। एक पेरिफेरल रीजन होता है और एक सेंट्रल फिब्रल एरिया होता है। पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट
इसमें राइबोसोमल सब यूनिट डिटेल बता चुका हूँ पहले इसकी कि 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सेंट्रल फिब्रिल एरिया इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मालिकुलर वेट होते हैं RDNA, राइबोसोमल DNA मौजूद होते हैं। वो DNA हैं जिनके ऊपर RNA बनाने वाले जीन मौजूद होते हैं। RNA और राइबोसोमल DNA मौजूद होते हैं इसके ऊपर। स्ट्रक्चर अब बता चुका हूँ कि फिब्रिल इसका सेंट्रल एरिया है जिसके अंदर RDNA मौजूद होते हैं। फिब्रिल कंपोनेंट्स हैं राइबोसोमल RNA के, R जो है वो स्मॉल जो है ये राइबोसोमल RNA को शो करता है। कैल्शियम मौजूद होता है जो इनको आपस में कम्पैक्ट रखता है। उसके बाद पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया के अंदर जो हैं सब यूनिट्स मौजूद हैं, 40S और 60S हैं। और फिर यही 40S और 60S जो हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप से न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में आते हैं। फिर ये दोनों मिलके ATS बना देते हैं और जो फंक्शनिंग होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साथ में इसका वो हमने क्रोमोसोम बना दिया हुआ है जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। ये ख़ास किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन RNA बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके एक यहाँ पर नज़र आएगा आप लोगों को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र, ये एक छोटा सा हिस्सा दबा हुआ हिस्सा जो बीच में सेंटर से नज़र आ रहा है, ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर जीन मौजूद होते हैं। इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये राइबोसोम बनाने वाले जीन इसके ऊपर मौजूद होते हैं। स्टेलॉइड DNA मौजूद होते हैं। स्टेलॉइड DNA जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, कॉयल हो जाते हैं और अनकॉयल हो जाते हैं और ये हमेशा टर्मिनल पे क्रोमोसोम्स के एंड के हिस्से पे मौजूद होते हैं। उसके बाद है क्रोमोसोम, दूसरा इसका हिस्सा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चौथा हिस्सा ये है क्रोमोसोम्स, फोर्थ कंपोनेंट है इसका। न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिन मटेरियल बता चुका हूँ कि ये धागे की शक्ल में जो DNA होता है ये क्रोमोसोम्स का ओपन होता है, इसकी शक्ल में मौजूद होता है, जाल की शक्ल में, इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, तो फिर वो कंडेंस होके ये क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 हिस्से हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, एक सेंट्रोमियर होता है और दूसरे उसके आर्म्स होते हैं। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जिसमें से स्पिंडल फाइबर जिसके साथ अटैच करते हैं और ये ख़ास किस्म की प्रोटीन जो है वो बनाती है। इस पर कैनिटोकोर प्रोटीन मौजूद होते हैं। आर्म्स में हेरिडिटरी अगर देखें तो ये ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन विद हेड बाय दी सेंट्रोमियर के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें केमिकल कंपोजिशन इट इज़ कंसिस्ट ऑफ DNA एंड प्रोटीन। DNA और प्रोटीन इसमें ख़ास किस्म की होती है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये DNA और प्रोटीन जो एक दूसरे के साथ लिपटे होते हैं और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशंस लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन की शक्ल में मौजूद होते हैं। जीन जो है ये यूनिट है हेरिडिटी का। जीन्स ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जितना भी हमारे करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर, वो जीन की शक्ल में होते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा फ़िक्स रहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ़िक्स रहती है और ये फ़िक्स रहती है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहती भी है, इसमें तब्दीली नहीं आती है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर 46 होते हैं, फ्रॉग में 23 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, ओनियन में जो है वो 16 होते हैं, पी के अंदर 14 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं। और हमारी जो बॉडी है जिसमें सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें ये डबल नंबर होते हैं, इस वजह से हम इसको डिप्लॉयड कहते हैं। 2n ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे यहाँ 23 का एक सेट होता है तो 2 सेट जो 46 हो गए। और जर्म सेल के अंदर जैसा कि स्पर्म हो गया और एग हो गया, इनके अंदर हम जो है इसकी तादाद 1n हो जाती है, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और एक सेट जो वो 23 क्रोमोसोम्स का होता है। तो ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे स्पर्म के अंदर और एग के अंदर, और जो ड्रोसोफिल है उसके अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे स्पर्म और एग के अंदर। अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आए हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या कोई मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा जी। और आप लोगों का अल्लाह हाफिज़ हो, आप इसको सही तरीके से तैयार करें, साथ साथ तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।